कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आप देख रहे हैं बीपीएससी मास्टर कोर्स यूट्यूब पर। हमने आपको पूरा कोर्स कराया है और यह लास्ट वीडियो है आपका जर्मनी का एकीकरण। यह विश्व इतिहास के तहत यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन करवा दिए थे, एक ये क्वेश्चन रह गया था और हमने बोला था कि लास्ट वीडियो हम जर्मनी का एकीकरण करके आपको कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए हमने ये लास्ट वीडियो के रूप में रखा है जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाया है स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ करके जाएंगे। क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे, अपने क्वेश्चन के प्रकृति को देखते हुए आप आंसर राइटिंग करेंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में मेन रूप से आप टाइम पे जरूर ध्यान देंगे। आधे घंटे से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे ना देंगे। 25 मिनट जाते जाते आप निष्कर्ष की ओर बढ़ जाएंगे और आंसर 4 से 4.5 पेज में एवरेज औसतन आप लिखेंगे, जिससे आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो सके और साथ साथ क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो पूरा सॉल्व हो सके। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं स्टूडेंट्स, ये बात को आप हमेशा दिमाग में बैठाए रखेंगे। जो क्वेश्चन की प्रकृति है, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, बस उसी को लेकर के लिखने का प्रयास करेंगे। कम भी लिखेंगे, बेहतर मार्क्स आएंगे। अगर आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझे बिना लिखेंगे और बहुत ज़्यादा भी लिख देंगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो ये सबको देखते हुए आप आंसर राइटिंग करेंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो जर्मनी का एकीकरण है। पहले मैं समझा दूँ, लास्ट में फिर आपको कुछ टिप्स दे दूंगा और उसके बाद आप लोग एग्जाम देने चले जाएंगे और फिर हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम के बाद। चलिए, जर्मनी का एकीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व इतिहास का, क्योंकि ये सब यूरोपीय राष्ट्रवाद के कारण ही ये सब संभव हो पाया। क्योंकि यूरोप में जब राष्ट्रवाद आया, चाहे इटली का एकीकरण हो, जर्मनी का एकीकरण हो, सब लगभग समकालीन ही है। सभी देश अपने अपने राष्ट्रवाद से अभिभूत होकर के अपने जो अन्य प्रांत थे, जो राज्य थे, उसको एकत्रित करने का प्रयास किया है। उसी क्रम में है जर्मनी का एकीकरण। सबसे पहले भूमिका में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, और आप लोग भी यही चीज लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर आएंगे। ठीक है, इसी टाइप से आप भी भूमिका लिखिएगा। मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों पर्सा, आपको पता ही होगा, बवेरिया और सैक्सोनी, ये मध्य यूरोप के राज्य हैं, स्वतंत्र राज्य थे। ये आपस में मिलकर के 1871 ईस्वी में एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं, जो कि जर्मन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नाम क्या रखा गया है, तो जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले यह 39 राज्यों में विभक्त था, उससे भी पहले वो 300 राज्यों में विभक्त था। ठीक है, इसमें से ऑस्ट्रिया तथा पर्सा अपने आर्थिक और राजनीतिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे दो जो राज्य थे, ऑस्ट्रिया और पर्सा, ये अपनी आर्थिक स्थिति और राजनीति के कारण महत्वपूर्ण राज्य थे। अब देखिए, एकीकरण का, जर्मनी के एकीकरण के क्या बाधा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले भौगोलिक कारण था बाधा का। 3 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग जिस प्रकार से हमने बोला था, इटली में भी बटा हुआ था। कहीं पे जो है ऑस्ट्रिया के वंशजों का अधिकार था, तो कहीं फ्रांस का। उसी प्रकार से जर्मनी की भी स्थिति वैसे ही होती है। उत्तरी भाग में पर्सा, सैक्सोनी और हेनोवर प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों का अधिकार था। मध्य भाग राइनलैंड क्षेत्र था और दक्षिण भाग बावेरिया, बादेन यानी कैथोलिक, जो ईसाई धर्म मानने वाले लोगों का शासन था। यानी भौगोलिक कारण यहाँ पे बाधा के रूप में था। राजनीतिक, आंतरिक सामंतवादी व्यवस्था मध्य यूरोप में उस समय था ही, चल ही रहा था। बाह्य रूप से ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप, तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो था वो भी यहाँ पे जर्मनी में हस्तक्षेप कर रहा था। तो ये भी बाह्य कारक थे। और आंतरिक स्थिति सामंतवादी व्यवस्था के कारण कमजोर थी, वो भी आप लिख सकते हैं राजनीतिक कारण। सामाजिक में कारण में जातिगत व्यवस्था की जटिलता लिख सकते हैं। और आर्थिक कारण, आर्थिक असमानता थी, लेकिन कुछ सहायक तत्व भी थे।
जैसे फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मनी के विभिन्न राज संघों के बीच में एक चुंगी संघ बनाया गया था व्यापारियों के लिए, जिसे जोल्वरीन कहा गया था। तो इससे आर्थिक एकीकरण हुआ और आर्थिक एकीकरण ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया। उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पे इसको अधिकार में लिया था, तो इस क्षेत्रों में विदेशी प्रभुत्व के विरोध में भी भावनाएं जागृत हुई थी, यानी राष्ट्रवादी विचारधारा पनप गया था। और साथ साथ राइनलैंड में क्या था, लोहा और कोयला की उपलब्धता था, जिस कारण से रेलवे का विकास हुआ। तो ये भी प्रमुख कारक था। और मेन रूप से आप देखेंगे कि बौद्धिक विचारक का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। खास करके हीगल की चर्चा जरूर करेंगे, बौद्धिक विचारक में हीगल की चर्चा आप जरूर करेंगे। हीगल, हर्टर, फिक्टे, एस्टीन, अंडर्ट, ग्रीम, बंधु, ये सब मिलकर के वहां पे राष्ट्रवादी चेतना का विकास कर दिया, जिस कारण से जर्मनी की जनता जो थी परसा के नेतृत्व में एकत्रित होना चाह रही थी, यानी पूरे राष्ट्र जो था एक होना चाह रहा था। अब देखिए आरंभ कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य को प्राप्त कर जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों के राइन महासंघ स्थापित किया था, जिससे जर्मन राज्यों में एकता की भावना बढ़ी और फ्रांस विरोधी जागृति आई, क्योंकि बहुत सारे पार्ट पे फ्रांस भी यहाँ पे अधिकार कर रखा था। इस प्रकार नेपोलियन ने जाने अनजाने में जर्मन में राष्ट्रवाद को बढ़ा दिया, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था और इसने जर्मनी के भी विभिन्न स्वतंत्र राज्यों पे भी कब्जा जमाया था और 39 राज्यों का एक संघ बना दिया था, जिसको कि हमने ऊपर में आपको बताया, जो किस नाम से जाना जाता था, जोल्वरी, जिसके कारण आर्थिक एकता के साथ साथ अब यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना जाने अनजाने में, गलती से कह सकते हैं, वहां पे पनप जाता है। कहां पे? जर्मनी में। अब आ जाइए फ्रैंकफर्ट संसद। सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की बैठक 18 मई 1848 को सेंट पॉल चर्च में हुई और परसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के समक्ष जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व दिया गया, पर वह नहीं माना। सबसे पहले यह चर्चा किया गया था 18 मई 1848 ईस्वी को सेंट पॉल चर्च में, कि परसा के राजा के नेतृत्व में फ्रेडरिक विलियम के द्वारा जो है एकीकरण के लिए जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व दिया गया था, लेकिन जो फ्रेडरिक था विलियम, वह इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर देखिए जब बिस्मार्क आता है और 1862 ईस्वी में बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है? तो परसा का। जब परसा का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो उसका क्या मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों और आदर्शवादी विचारधारा से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा? तो परसा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा, यानी बिना रक्त और तलवार उठाए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। यह बात बिस्मार्क का मानना था और इसने परसा के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए। देखिए परसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो रहा है। सबसे पहला 1864 में डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ और उसमें उसने क्या किया? 1864 में सेल्सविग और हॉलस्टीन के प्रश्न पर परसा और डेनमार्क में युद्ध हुआ। इससे पहले इन्होंने ऑस्ट्रिया से समझौता कर लिया। पहले किससे कर लिया था? ऑस्ट्रिया से, तथा ऑस्ट्रिया की मदद से डेनमार्क को जीत लिया और सेल्सविग पर अधिकार कर लिया, क्योंकि 2 जगह सेल्सविग और हॉलस्टीन, और हॉलस्टीन किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को दे दिया। यानी देखिए जिस प्रकार से इटली ने भी चालाकी से काम किया था, उसी प्रकार से यहाँ आपको जर्मनी में भी दिखाई देगा कि पहले तो संधि किया किससे? ऑस्ट्रिया से, और ऑस्ट्रिया से संधि करके डेनमार्क के साथ युद्ध किया और डेनमार्क से जो कब्जे में जो पार्ट था, यहाँ पे देखिए सेल्सविग और हॉलस्टीन, उसको कब्जे में लिया और क्या किया? क्योंकि ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करके ये जीता था, इसलिए ऑस्ट्रिया को हॉलस्टीन दे दिया और खुद सेल्सविग रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप जरूर अच्छे से बनाएंगे। आप अच्छे से मैप को देखिए। देखिए यहाँ पहले देश के बारे में चर्चा करते, यही मैप इधर है, ये परसा है, इधर जर्मन है, ये ऑस्ट्रिया है। तो परसा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण करना है। सबसे पहले यहाँ डेनमार्क है। देखिए डेनमार्क आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो डेनमार्क को जीतता है परसा के नेतृत्व में
ऑस्ट्रिया के सहयोग से जर्मनी, ठीक है। और सेल्सविग और हॉलस्टीन जो ये अलग चित्र है, ये अलग चित्र है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि सेल्सविग खुद रखता है पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी, और हॉलस्टीन किसको दे देता है? ऑस्ट्रिया, क्योंकि समझौता हुआ था युद्ध के समय, ठीक है। चलिए, तो पहला चालाकी इसका कामयाब हो गया, किसका? तो बिस्मार्क का। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या काम होता है? अब देखिए, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होगा 1865 में, और यहां पर जो संधि होती है वो गैस्टीन की संधि होती है। अब क्या होगा, जो हॉलस्टीन जो ऑस्ट्रिया का था, जो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य स्वीकार किया गया था, मतलब हॉलस्टीन पे, किंतु यह संधि अस्थायी थी। हॉलस्टीन पर्सा से घिरा था, क्योंकि हॉलस्टीन को देना मुश्किल काम था, क्योंकि वह चारों ओर से पर्सा से घिरा हुआ था। ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के पूर्व फ्रांस, रूस और इंग्लैंड को अपने पक्ष में ले लिया। बिस्मार्क ने क्या किया? पहले फ्रांस, रूस और इंग्लैंड को अपने पक्ष में ले लिया और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया। और ऑस्ट्रिया की यहाँ पे जो है सेडोवा का युद्ध में 1866 में उसकी हार हुई, किसकी? ऑस्ट्रिया की। और वो जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? हॉलस्टीन, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया को दिया गया था डेनमार्क के युद्ध के एवज में, तो वो अब क्या हुआ कि पर्सा में मिला दिया गया, ठीक है। और 1866 में प्राग की संधि हुई, जर्मन महासंघ भंग कर दिया गया। फलतः 22 उत्तरी जर्मन राज्यों का उत्तरी जर्मन महासंघ बना। अब सिर्फ दक्षिण के 4 राज्य ही बचे थे। अब देखिए, दक्षिण के राज्यों पे किसका कब्जा था? तो दक्षिण के राज्यों पे कब्जा फ्रांस का था, ठीक है। अब देखिए, अब बिस्मार्क फ्रांस के साथ भी युद्ध करेगा। अब देखिए यहां पे फ्रांस के साथ भी बढ़ती शक्ति से भी फ्रांस भयक्रांत था। उसको लग गया था कि अब जो है धीरे धीरे यह जो क्षेत्र हमारे अंदर है जर्मनी का, उस पे भी अब पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी जो है बढ़ेगा। उस और बढ़ती शक्ति से फ्रांस भयक्रांत था। दक्षिण राज्य जो 4 बचे हुए थे, बाडेन, वुटेमबर्ग, बावेरिया और हेस, को पर्सा के साथ मिलने नहीं देना चाहता था फ्रांस। किंतु इन राज्यों में राष्ट्रवादी भावना इतनी उफान पर थी कि वो अब फ्रांस के साथ रह ही नहीं सकते थे। अब फ्रांस के साथ सीडान का युद्ध होगा। 1863 में स्पेन की जनता ने विद्रोह करके रानी इसाबेला द्वितीय को देश से निकाल दिया, ठीक है। और उसके स्थान पर पर्सा के सम्राट के रिश्तेदार लियोपोल्ड को नया शासक बनाने पर विचार किया गया, लेकिन फ्रांस ने इसका विरोध किया, जिस कारण से सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन दुर्भाग्य हुआ, नेपोलियन तृतीय पराजित हुआ। 20 जनवरी 1871 ईस्वी को पेरिस के पतन के पश्चात युद्ध समाप्त हुआ और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। और इस प्रकार बड़ी मशक्कत के बाद जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। जो क्षेत्र फ्रांस के अधीन था, जो 4 राज्य, वो भी अब जर्मनी में मिल गए। और इस प्रकार 18 जनवरी 1871 को वर्साई के शीश महल में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मनी के सम्राट के रूप में हुआ, और वह जर्मनी एकीकृत जर्मनी था। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि असंभव से लगने वाले कार्य को भी बिस्मार्क ने पूरा कर दिया। कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत छोटा टॉपिक था। कई लोग बार बार जिक्र कर रहे थे कि सर जर्मनी का एकीकरण छूटा हुआ है। चलिए, हमने इसको भी पढ़ा दिया। ऐसे आपके 2 ही क्वेश्चन बनाने ही हैं यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के, और 2 हमने जो गेस किया है लगभग वो लड़ जाएगा। बाकी हमने ये भी बैकअप के रूप में आपको बता दिया। एक बार अगर समझ में नहीं आए दोबारा पढ़िए, मैप को देखिए। यहाँ मैप मेन रूप से आप समझ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे डेनमार्क बगल में था, पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी को एकत्रित करना है। साथ साथ यहाँ पे जो आपका सैक्सोनी, जो सेल्सविग है या हॉलस्टीन है, उसको डेनमार्क से लिया जाता है। फिर ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करके फिर ऑस्ट्रिया हॉलस्टीन पे कब्जा कर लेता है। फिर इधर फ्रांस और अन्य रूस के साथ मदद से ऑस्ट्रिया
के साथ युद्ध करता है, फिर जर्मनी, फिर बिस्मार्क के नेतृत्व में। फिर क्या होता है कि वहां से हॉस्टिन को मिला लिया जाता है। फिर फ्रांस का जो क्षेत्र, जो 4 बार्डेन, वुटेम्बर्ग, बावेरिया, ये सब फ्रांस के का जो यहाँ पे प्रभुत्व था, इसको कब्जा करने के लिए फिर लास्ट में फ्रांस के साथ भी युद्ध होता है और लास्ट में फ्रांस नेपोलियन तृतीय हारता और फिर एक जर्मन संघ के रूप में यह पूरा जर्मनी को एकत्रित कर दिया जाता है। बस यह छोटी सी कहानी है और इसको आप लोग लिख देंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह अंतिम वीडियो था इस वर्ष के लिए, 67th बीपीएससी मेंस के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी गेस किया है और जो भी टॉपिक पढ़ाया है उससे आपके क्वेश्चन 90% तक जरूर लड़ेंगे। और आने वाले समय में अगर आप लोग टेस्ट सीरीज 68 का प्री के लिए और वीडियो लेक्चर्स और जो भी क्लास नोट्स वगैरह चाहेंगे तो वो भी हमारे ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए लास्ट के टाइम पे सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको लगातार मेहनत करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अधिकारी बने, जनता का सेवक बने, तो आप यह काम लगातार परिश्रम से करते रहें। एक बार नहीं, दोबारा बैठे, तिबारा बैठे, जब तक नहीं हो तब तक आप देते रहें, लेकिन प्रयास में कमी ना करें। अभी भी समय है आपके पास, 10 दिन, अभी भी कुछ नहीं गया, 10 दिन भी मेहनत करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिन लोगों ने पीडीएफ बाय नहीं किया है, अगर चाहते हैं कि कोर्स पीडीएफ या कुछ भी क्रैश कोर्स टाइप का अगर लास्ट में देखने के लिए बना बनाया नोट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।